आज हम बीपीएससी की 17वीं एकीकृत परीक्षा के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया चालू हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर बिहार सरकार के लिए राजपत्रित अधिकारियों का चयन एक सिंगल एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाना है। अमूमन अब तक जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें 400, 500, 800 तक रिक्तियों की संख्या होती थी, लेकिन इस बार ये ऐतिहासिक अवसर हो गया अभ्यर्थियों के लिए। एक साथ एक एग्ज़ाम के लिए लगभग 1957 रिक्तियाँ बीपीएससी ने घोषित करी हैं। इन रिक्तियों के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सीनियर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी तथा जिला और पंचायत स्तर के राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयनित किए जाएंगे। एक बहुत अच्छा अवसर है। और इस रिक्ति की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि इस पूरी प्रक्रिया को 10 महीने में कंप्लीट कर लिया जाना है। अमूमन बीपीएससी की कोई भी परीक्षा होती है उसमें 2 साल औसत रूप से समय लग ही जाता है। 56 से 59 की जो परीक्षा ली गई थी उस परीक्षा ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नोटिफिकेशन से लेकर के अंतिम रिजल्ट आने तक 4 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। समय ज़्यादा लेने से कई तरह का मैनिपुलेशन का भी एक चांसेस बनता है, लेकिन जो बीपीएससी ने घोषणा करी है कि 10 महीने में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसमें एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में मैनिपुलेशन का भी चांसेस कम है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस परीक्षा में सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। नवंबर माह में प्रारंभिक परीक्षा का डेट दिया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है जो अक्टूबर के मिड तक चलेगी। इस हिसाब से देखें तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है विद्यार्थियों के लिए। अवसर बहुत अच्छा है, लेकिन समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इस परीक्षा के माध्यम से वो बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तो उनके लिए अब एक मिनट का समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। जितनी रिक्तियां हैं उनके 10 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किए जाएंगे और साक्षात्कार में जितनी रिक्तियां हैं उसके 2.5 गुना से 3 गुना उम्मीदवार कॉल किए जाएंगे। और साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के जो मार्क्स होंगे उनके टोटलिंग के आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट में चयनित उम्मीदवारों को बिहार सरकार में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा चूँकि नवंबर में होना निर्धारित है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए समय कम है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी पहले से जारी रखते हैं और उनकी तैयारी अमूमन कंप्लीट हुई रहती है। लेकिन जो लोग इतनी रिक्तियों को देख करके कुछ ज़्यादा उत्साह में हैं कि एक अच्छा अवसर है, उनको अगर उनकी तैयारी बेसिक लेवल से नहीं है तो थोड़ा सा प्लान्ड वे में और प्रेसाइज्ड वे में उनको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होगा और जब से बीपीएससी ने नया सिलेबस लागू किया है तो प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्क्स का भी प्रोविज़न किया है बीपीएससी ने। आप जो भी आंसर गलत करेंगे उसका 1/3 मार्क्स आपके ग्रॉस मार्क्स से काट लिए जाएंगे।
तो तैयारी के साथ साथ परीक्षा में भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह नहीं मालूम है, जहां आप संदेह की स्थिति में हैं, उन प्रश्नों को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, बजाय कि चांस लेकर के निगेटिव मार्क में फंसने के। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होगा और ये मुख्य रूप से जीएस का सब्जेक्ट होगा। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, करंट अफेयर्स, विज्ञान और कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और 150 अंकों का एग्ज़ाम होता है। कट ऑफ मार्क्स एज सच मेरिट पे डिसाइड होना है, क्योंकि कुल रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाना है। वो 20 गुना की संख्या जिस मार्क्स तक बीपीएससी को मिल जाएगा वही मार्क्स कट ऑफ होगा। बाकी जो सरकार का संवैधानिक व्यवस्था है रिजर्वेशन का, वो सारी चीज़ें इस परीक्षा में उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी जो रिजर्वेशन के पात्र होंगे। चूँकि समय कम है तो और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, चूँकि इसमें क्या है ना कि प्रारंभिक परीक्षा में एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एमसीक्यू का कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण है और बड़ी बात तो महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टू द पॉइंट समझ सकें, याद रख सकें, दिमाग में बैठा सकें, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करना थोड़ा चैलेंजिंग है, ख़ास करके जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं, जो परीक्षा देते रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हैं। सिविल सर्विसेज में सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, सभी विषयों की, खास करके आप सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और इकोनॉमी की किताब पढ़ें, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1-2 मैगजीन्स हैं, उनको आप रेगुलर 1 साल का देख लें, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, इन दोनों मैगज़ीन को अगर आपने 1 साल बढ़िया से कर लिया, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो करंट अफेयर्स का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का एक नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित विशेषांक भी आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। सभी विषयों का विशेषांक पेपर आता है, इतिहास का विशेषांक, राजनीति विज्ञान का विशेषांक, अर्थव्यवस्था का विशेषांक। कम समय में आप उन बुक्स को पढ़ के अपना तैयारी का एक लेवल आप ठीक ठाक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 15-20 सालों के जो प्रश्न होते हैं 40% उन प्रश्नों से ही रिपीट हो जाते हैं, जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब इतिहास, विज्ञान, राजनीति, भूगोल। 30-40% जो पुराने साल के एग्ज़ाम्स लिए हुए होते हैं, उन प्रश्नों के 12-15 साल के क्वेश्चंस अगर आपने देख लिया तो 30-40% का लेवल आपका हो जाता है। बाकी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। चूँकि प्रीलिम्स पास करने के बाद जो मेंस की परीक्षा होगी, वहाँ भी जीएस ही मुख्य डिसाइडिंग पेपर होगा। तो जीएस की तैयारी आप जितनी अच्छे तरीके से प्रीलिम्स के लिए कर लेंगे, मेंस के लिए वो उतना ही मजबूत आधार बन जाएगा आपका। पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है, ये एक बड़ा ही अच्छा संकेत है, क्योंकि इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति होती है। इसमें जो मेरिट बनेगा, जीएस के 2 पेपर और निबंध का पेपर, इसके जो अंक होंगे उनके आधार पर साक्षात्कार के लिए मेरिट निर्धारित किया जाएगा। बाकी हिंदी भाषा और एक वैकल्पिक विषय का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर की जो स्थिति होती थी पहले, उसमें हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती थी। कोई पेपर घूम कर जाता था, उसके एग्जामिनर दिल खोल के मार्क्स देते थे, और कोई पेपर के एग्जामिनर्स कंजर्वेटिव अप्रोच अपना करके कम मार्क्स देते थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे स्थिति
दयनीय हो जाती थी, और जिनको खुल के मार्क्स मिला उनकी स्थिति अच्छी होती थी। वो उनका सफलता का परसेंटेज रेट ज़्यादा होता था। क्योंकि वैकल्पिक विषय में हर एग्जामिनर का एक अपना नज़रिया होता है पेपर को इवैल्यूएट करने का, और स्टूडेंट्स का भी तैयारी का एक अपना लेवल होता है। तो वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति नहीं बन पाती है। उस पेपर को क्वालिफाइंग रख देना ये बहुत ही बढ़िया है। निबंध का पेपर भाषा की पकड़ और इनोवेटिव तरीक़ों से अपने आइडियाज़ को लिखने का आधार होता है, और उसी आधार पर निबंध के पेपर में मार्क्स मिलते हैं। आपकी भाषा कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप चीज़ों की व्याख्या कैसे देते हैं, इसी का असेसमेंट करके निबंध पे मार्क्स मिलते हैं। आपकी सोच की गहराई कितनी है, यह निबंध का विषय होता है। बाकी जो जीएस के पेपर हैं वो ट्रेडिशनल पेपर ही हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। सब्जेक्टिव पेपर होंगे, उसमें आपको आंसर्स लिखना है डिटेल में और अपने विचारों के साथ लिखना है। मुख्य परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे उनका मेरिट निबंध के पेपर और जीएस के 2 पेपर जो होंगे उनके मार्क्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और जितनी रिक्ति होगी उसके 2.5 गुना से 3 गुना लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार एक ज्ञान का एग्ज़ाम कम होता है, व्यक्तित्व का एग्ज़ाम ज़्यादा होता है। यह व्यक्तित्व कई कारणों से निर्धारित होता है। परिवेश, पालन पोषण, शिक्षा, शारीरिक स्ट्रक्चर कोई व्यक्तित्व का इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। बातचीत करने की शैली, चीज़ों की समझ, आप अपने परिवेश को, देश दुनिया को कितना इन्वॉल्व रख के जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व का पार्ट होता है। और साक्षात्कार में मुख्य रूप से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर का भी मानना होता है कि जो विद्यार्थी प्रीलिम्स पास किया, मुख्य परीक्षा पास किया, तो शैक्षणिक स्तर उसका ठीक ठाक है। उस शैक्षणिक स्तर को उपयोग करके उसने अपना व्यक्तित्व कैसा बनाया है, इंटरव्यू बोर्ड के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छा अवसर है। इस परीक्षा के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अपने कुल ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रशासनिक सेवा का एजिंग पॉइंट होता है। यूँ कहें कि ये ग्राउंड लेवल होता है, जहां आप लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए आप सरकार के मातहत के रूप में काम कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से आप अपना भविष्य तो सुरक्षित करेंगे ही, आप सोसाइटी को भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे। एजिंग पॉइंट है ये प्रशासन का। आप वहाँ चाहें तो अपने अनुभव, अपनी कार्यशैली से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, रोज़गार के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, गरीबी उन्मूलन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है। अगर वाकई आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो आने वाले 8-10 महीना का जो समय है उसका एक एक पल उपयोग कीजिए। ये 8-10 महीना आपका प्रॉपर तरीक़ा से किया गया मेहनत आपके आगे के जीवन के 50 साल को सुखी कर सकता है। बहुत प्रतिष्ठा है इस परीक्षा की, पैसे तो कहीं कमा सकते हैं। पद की प्रतिष्ठा है और समाज को कंट्रीब्यूट करने का एक अवसर है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करें, सफल हों।